हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मीज़ो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं आरआरबी और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली पॉलिटी के टफ से टफ क्वेश्चंस को इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट इजीली समझ आएगा। आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी और सबके पॉलिटी टॉपिक्स की फुल गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग विद एमसीक्यूज और मोटिवेशन, ताकि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो। और हाँ, अगर आप चाहते हो फ्री पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम अपडेट्स, तो ज्वाइन कर लो हमारा लर्न विद मीजो टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस शानदार से सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कानून है उसे क्या कहा जाता है? The shortest constitution, the shortest written constitution in the world, the lengthiest written constitution in the world, the oldest constitution in the world, या फिर an unwritten constitution? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे इनिशियली। जब 1949 में हमारे पास कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, ये डिटेल इसलिए है क्योंकि इंडिया जियोग्राफिकली कल्चरली बहुत डाइवर्स है। तो इसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स सब इंक्लूड होता है। इसका पर्पस है कि सब स्टेट्स और सिटीजन के लिए क्लैरिटी हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लेंथीएस्ट, डिटेल्ड या फिर शॉर्टेस्ट आए तो इंडिया का आंसर सब इंडिया जो है वो हमेशा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया। ठीक है, अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, तो यहाँ है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरक्को, जो लगभग 3800 वर्ड्स का है, सिर्फ एंड सिर्फ ओनली कितना? 3800 वर्ड्स का। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मैंने बताया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। अगर मैं ओल्डेस्ट की बात करूँ तो इसमें भी आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था? 1787 में बना था, 1787 में बना था। और उसको अफेक्ट कब किया गया? इफेक्टिव कब हुआ? 1789 में हुआ, 1789 में हुआ। ठीक है, ओल्डेस्ट एक्टिव कोडिफाइड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट मेरानियो इज आल्सो साइटेड फॉर इट्स 1600 स्टैट्यूट्स। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये देखा गया यूके के अंदर, अनरिटन कहाँ देखा गया? यूके के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, ओरिजिनली इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट। 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी चीज़ें थी, कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने स्केड्यूल्स थे, ये बताना है आपको, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, और ओरिजिनली जैसे मैंने बताया आपको 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। स्केड्यूल्स में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ट्राइबल एरियाज एक्सेट्रा को डिफाइन करते हैं, और आर्टिकल नंबर और पार्ट्स में बदलाव ओवर टाइम अमेंडमेंट्स के थ्रू होता है। और आरआरबी में ओरिजिनल नंबर का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है, तो इसलिए ओरिजिनली यहाँ पे कितने हैं? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स हैं, ये याद रखना आप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एट प्रेजेंट अराउंड 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, 2019 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी चीज़ें थी, आपको बताना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स, अप्रोक्सीमेटली इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल्स और पार्ट्स बदले जाते हैं, और 2019 तक 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल्स का यूज़ जैसे आपको बताया कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसमें लिखा जाता है, जैसे स्टेट्स होगी, लैंग्वेजेस, ट्राइबल एरियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है स्केड्यूल्स। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ साथ जो मतलब जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मतलब हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। और ये हमारे पास फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज अगर हम होल देखें, लेकिन अमेंडमेंट का पार्ट फ्लेक्सिबल में आता है, क्योंकि इसमें हम आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। ठीक है जी, आरआरबी में करंट स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे करंटली यहाँ पे 470 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर वास्टनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा कारण नहीं है
जो कि हिंदुस्तान का कानून जो है वो इतना बड़ा है? क्या कारण नहीं है? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ये है, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, या फिर अडॉप्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। ये बताना है आपको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अडॉप्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग और डिटेल्ड है क्योंकि क्योंकि इंडिया की जो जियोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग रिलीजन्स है, स्टेट्स हैं, ठीक है, रूल्स डिटेल में होना चाहिए ताकि हम हर एक जो हमारी स्टेट है जिसके अंदर खुद भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है उस सारी चीज़ों को हम मद्देनजर रख के चल सके, सबको साथ लेके चल सके। सेकेंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फ्रेमवर्क हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिला। और डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, इमरजेंसी प्रोविजन है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन, सब हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बड़ा है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं अडॉप्ट हुआ है इंडिया में, हमें पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये याद रखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसलिए ये रीजन नहीं है। ठीक है जी, नॉट रीजन पूछा है तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 से हमने क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज आई 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से? फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया आया। ठीक है, फेडरल फीचर्स जो हमने जैसे फेडरल स्कीम, जैसे सेंटर और स्टेट का डिवीजन ऑफ पावर कैसे होना चाहिए, सेंटर को कौन सी पावर्स मिलनी चाहिए, ठीक है, सेंटर और स्टेट का जो पावर्स है वो कैसे रहनी चाहिए, इसके बारे में पता चला। ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, इसके बारे में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से मिला। जुडिशरी कैसे सेटअप होनी चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन कैसे होनी चाहिए, सेंट्रल कंट्रोल जैसे जैसे करना चाहिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आरआरबी पॉइंट ये है कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे डीपीएसपी हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये जो सारी चीज़ें जो इंडिया के अंदर आई ना वो हमने डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन थे डिफरेंट कंट्रीज़ के उनसे ली है। हमने सबसे पहले उन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और हमने देखा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कौन सा पार्ट जो है इंडिया के लिए रेलिवेंट हो सकता है, फिर हमने वो पार्ट उठाया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। ठीक है, इंस्पायर्ड बोल सकते हैं ना, मोस्ट ऑफ टाइम बोरोड लिखा जाता है पर आई वुड से कि इंस्पायर्ड बाय। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का वो कहाँ से इंडिया ने लिया, वो लिया इंडिया ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, इंडिया में पार्ट 3 में आता है, ये पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 35 इसके अंदर आती है। ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है इसमें, आर्टिकल राइट राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, आर्टिकल अगर देखें हम 14 से 18 तक ये आर्टिकल है। फिर राइट टू फ्रीडम है, ये हमारे पास आर्टिकल 19 से 22 तक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये आर्टिकल 23 24। देन हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये हमारे पास आएगा 25 से 28 तक। और फिर उसके बाद हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये हमारे पास 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देन हमारे पास 6 आएगा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आएगा आर्टिकल 32 के अंदर, जो क्या करेगा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें कोई वायलेट ना करे, तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 32 है। फंडामेंटल राइट्स में इटसेल्फ ही दिया गया है एक ऐसा राइट जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, जैसे रूल ऑफ लॉ लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम लिया गया है, ये हम आगे और भी डिटेल में देखने वाले हैं। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी, डीपीएसपी को लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी, और फंडामेंटल राइट्स कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाई, कहाँ से इंस्पायर्ड किया, इंस्पायर्ड है हेयर वर्ड राइट, एक सही वर्ड यूज किया कि कहाँ से इंस्पायर्ड है, डीपीएसपी पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाला पार्ट जो है हमारे पास क्या है, इंस्पायर्ड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आता है पार्ट 4 में, पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। पर्पज क्या है इसका, पर्पज ये है कि स्टेट को गाइड करना किस चीज में, स्टेट को गाइड करना कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे, क्या करे, क्या करे,
सोशल और स्टेट को गाइड करना ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सर्व करें, इसलिए हमारे पास डीपीएसपी आया। ठीक है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1937 में। 1937 में आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बना। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन 1937 से इंस्पिरेशन ली गई है इसकी, और प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? ये वेलफेयर स्टेट इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, डीपीएसपी जो है ये नॉन जुडिशियबल है। नॉन जुडिशियबल मतलब क्या हो गया कि अगर डीपीएसपी वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, सिटीजन डायरेक्टली इन चीज़ों को इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके, दिस आर नॉन जुडिशियबल। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें वो जुडिशियबल है, क्योंकि आर्टिकल 32 इस चीज़ की इजाज़त देता है कि सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं जब भी कभी जो है हमारे पास जो राइट्स है वो वायलेट हों। नेक्स्ट हमारे पास द आइडिया ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इन्वेस्टिंग रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर इज बोरोड फ्रॉम, कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे इंडिया के केस में है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की बहुत चलती है, मतलब इंडिया के अंदर। ठीक है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, इन्वेस्टिंग रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो भी सेंटर के पास है। ये जो आइडिया है ये इंडिया ने किससे लिया है, किससे बोरो किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, इंडिया इज, ये याद रखना, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, इंडिया का जो ये मतलब ये चीज याद रखना कि इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटी इन स्पिरिट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला रेजिड्यूरी पावर है, मतलब उन पावर्स का यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, नहीं लिखी गई है, उन्हें हम रेजिड्यूरी पावर बोलते हैं। रेजिड्यूरी पावर कौन सी पावर्स होती है? वो वाली पावर्स जो एक्सप्लिसिटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, मेंशन्ड नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेजिड्यूरी पावर। उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेजिड्यूरी पावर। ठीक है, उन्हें हम रेजिड्यूरी पावर बोलेंगे। ठीक है, और मतलब ये एक्सप्लिसिटली किसके पास है? सेंटर के पास है इंडिया के केस में। और ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर है, रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास है, और गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। ठीक है जी, गवर्नर। रेजिड्यूरी पावर्स की बात करें या फिर वो वाली पावर जो हमने कनाडा से ली गई है, बोरोड की गई है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर नंबर 1। नंबर 2 रेजिड्यूरी पावर जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई वो भी है सेंटर के पास, वो भी किसके है? सेंटर के पास। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और फिर स्टेट्स में दिया जाता है। कभी कभी ये भी कहने को मिलता है कि जो गवर्नर होता है वो जो हमारे पास सेंटर का होता है वो एजेंट होता है, एजेंट का काम करता है, क्योंकि बहुत सारी टसल्स चलती हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में। जैसे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो कितना हो रहा था, टसल चल रही थी कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, यूएस में स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है, उसमें रेजिड्यूरी पावर विद स्टेट्स के साथ है। कनाडा में स्ट्रॉन्ग सेंटर है और इंडिया ने यही फॉलो किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, ये इंडिया ने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएसएसआर, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, किससे लिया गया है ये? हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है जी, आर्टिकल जो 21 है वो सिंपली यही कहता है, उसकी लाइन भी यही है कि किसी भी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं कर सकते, किससे? राइट टू लाइफ से या फिर पर्सनल लिबर्टी से, है ना, एक्सेप्ट जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा। जब क्या होगा? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा। ठीक है जी, जो मतलब प्रोसीजर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है लॉ के द्वारा वो फॉलो होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। और ये कॉन्सेप्ट हमने जापान से लिया है। ये डिफरेंट है किसे? यूएस से। यूएस में होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यूएस में क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, मतलब ये क्या है? ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन इनिशियली, बट लेटर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, इनिशियली था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए, लेकिन लेटर ऑन जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेंड भी किया था। ठीक है जी, और ये क्या है? जुडिशियबल है और सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है इस चीज़ को। जुडिशियबल है और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इन्फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट है, हमने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं वन लाइनर फॉर्म में, जो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किए, उसे हम
जल्दी से देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या-क्या चीज़ ली है, क्या किस-किस चीज़ की इंस्पिरेशन हमने यहाँ से डिराइव की है। सबसे पहले है फेडरल स्कीम, देन है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी है, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है और इमरजेंसी प्रोविजन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई चीज़ें हैं। सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, रूल ऑफ लॉ के बारे में हमें पता चला, सिंगल सिटीजनशिप इसके बारे में हमने यहाँ से लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कैबिनेट सिस्टम और बाईकैमरलिज्म। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का कौन सा पार्ट हमने कहाँ से लिया है। यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिड्यूरी पावर विद द सेंटर, जो रेजिड्यूरी पावर होगी वो सेंटर के पास होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऐसा भी हमने देखा। देन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, या फिर जॉइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। वेहिमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी। ठीक है, इससे हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, तो ये चीज़ हमने जर्मनी से ली है। ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, जो प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। देन हमारे पास फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया है। ठीक है जी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इंस्पिरेशन हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। नेक्स्ट हमारे पास साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, अमेंडमेंट कैसे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया है। और इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर, और राज्यसभा मेंबर के बारे में हमने इनसे ली गई है। और राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड है, मतलब राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई चीज़ें हैं। फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम विद, ठीक है जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया हुआ है? फेडरल सिस्टम लिया गया है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम के साथ क्या है कि सोवरन स्टेट्स और वीक सेंटर है, मतलब क्या है? मतलब एस्टैब्लिश इस फेडरल सिस्टम, उसके साथ क्या है? फेडरल इन नेम बट स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, या फिर स्टेट हैविंग राइट टू secede, मतलब स्टेट छोड़ के जा सकती है, ये वाला राइट है, या फिर ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फेडरल इन नेम बट स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन फॉर्म है और यूनिटरी इन स्पिरिट है, जैसे मैंने ऊपर भी मेंशन किया। फेडरल इन फॉर्म मतलब क्या हो गया कि स्टेट्स का मतलब खुद का ऑन, स्टेट का खुद का लेजिस्लेचर है, हाई जैसे हाई कोर्ट्स हो गए, या फिर डिवीजन ऑफ पावर जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सारी की सारी क्या है? फेडरल फॉर्म है। ये क्या है? सारी की सारी फेडरल फॉर्म है। फेडरल फॉर्म क्या है कि स्टेट का अपना लेजिस्लेचर है, नंबर एक, हाई कोर्ट्स है इसमें। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर की अगर बात करें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो ये हमें बताता है कि फेडरल फीचर है। बट कुछ ऐसे फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यूनिटरी भी है, जैसे रेजिडुअल पावर जो है वो सेंटर के पास है, या फिर स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें वो भी सेंटर के पास है। इमरजेंसी प्रोविजन भी मिनरली पावर जो है सेंटर के पास है। फिर गवर्नर की बात करें, गवर्नर को भी सेंटर ही अपॉइंट करता है। ठीक है जी, और मतलब जो जिस ऑप्शन में दोनों चीज़ें होंगी, फेडरल भी होगा और यूनिटरी फीचर होगा, तो वो ऑप्शन सही होगा इंडिया के केस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया के अंदर? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, याद रखना, ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ब्रिटेन से आया है। ठीक है, और इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। उसके की फीचर्स क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है यहाँ के केस में वो नॉमिनल हेड होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। ठीक है जी, और जो नॉन मेंबर्स हैं हमारे पास, मिनिस्टर्स बन सकते हैं नॉन मेंबर्स जो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स तक बन सकते हैं।
ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, जो लॉ को अप्लाई करते हैं, और लेजिस्लेचर क्या हो गया, जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर, और ये लॉ को इन्फोर्स करते हैं। ठीक है जी, जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लॉ को बनाते हैं। ठीक है जी, ये आगे ब्यूरोक्रेट्स एग्जाम्पल, और हमारे पास यहाँ पे आके मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स क्या करते हैं, लॉ मेकर है, और ब्यूरोक्रेट्स लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सिंथेसिस ऑफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका मतलब क्या बताता है, क्या प्रोवाइड करता है, किसका सिंथेसिस है। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जुडिशियल सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ऑफ यूके। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंथेसिस है। इन दोनों के फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिया ने बेस्ट फीचर्स कंबाइन किए, जैसे जुडिशियल रिव्यू, जैसे क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया। ठीक है, ये किससे लिया गया है, यूएस मॉडल से लिया गया है। इसमें क्या आ गया कि क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का के पास पावर होती है, ठीक है, लॉ को देखना कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस लॉ को नल एंड वाइड कर दे। नल एंड वाइड कर दे मतलब उस कानून को वहीं पे खत्म कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। ठीक है, जैसा हमने एक केस पढ़ा है, जैसे केशवानंद भारती केस, जहां से इंडिया को क्या आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट को समझ में आया। ठीक है, आप कुछ कुछ भी चेंज कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, और उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, जुडिशियल सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी ऑफ यूके। ठीक है जी, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, लोकसभा के अंडर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब हम जो जनता है वो उन मिनिस्टर्स को चुन के पार्लियामेंट में भेजती है, और वो फिर हमारे पास जो आम लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है थ्रू मिनिस्टर्स। दैट इज नोन एज पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। कि जुडिशरी जो है इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट है, इनमें से कौन सा फीचर है जो इस चीज को बताता है। किस कौन सा फीचर है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, कि जजेस की रिटायरमेंट कब होगी, उन्हें कितने साल तक सर्व करना है, क्या कंडीशंस है, उनकी एज क्या होनी चाहिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में। ये सारी चीजें जो है ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो यही जजेस को ये एम्पावरमेंट देती है कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी प्रेशर ना आए। की फीचर क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेनियर के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी फिक्स्ड एज होती है ताकि सर्व करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स, और हमारे पास हाई कोर्ट में 62 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, ये होती है उनकी सैलरीज फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड सैलरीज होती है इनकी। ठीक है, जजेस की सैलरीज अलाउंसेस इंडिपेंडेंट होती है, एक्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो होता है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो जजेस को अपॉइंट करते हैं थ्रू कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, और पार्लियामेंट डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करती, तो इसलिए एक ये भी है कि जो मैं ये बताता है कि जजेस जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है जी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब 3 चीज़ें होंगी। पहले ये कि वो मतलब कैसे अपॉइंट करेंगे, उनकी एज क्या-क्या होनी चाहिए। सेकंड ये कि उनकी सैलरीज़ फिक्स्ड है, और थर्ड ये कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर होता है वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। उसमें किसी भी लेजिस्लेचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो दैट्स व्हाई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जुडिशरी इंडिया की वो इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। पार्ट थर्ड में कौन से आते हैं, फंडामेंटल राइट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं, जैसा ऊपर भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये पार्ट 4 ए के अंदर आते हैं ये। ठीक है, जो ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अंदर ठीक है, 1976। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर हुए थे। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली इनके पास कितने आर्टिकल्स थे, 395, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एज ऑफ नाउ 470 है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट बाय। ये जो टर्म है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी इन फेडरल इन फॉर्म है, मतलब दिखने में तो फेडरल है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के पास आ जाती है। ये किसने दिया था? केसी वेयर ने। केसी वेयर ने केसी वेयर ने कहा था, डिस्क्राइब किया था कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर नॉर्मली स्टेट्स को पावर मतलब स्टेट्स को पावर सिर्फ नाम के तौर पे देता है, लेकिन जो सही पावर है, जो असली पावर है वो सेंटर के पास है। जैसे यूनिटरी फीचर्स में हमारे पास रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास है, इमरजेंसी जो पावर है वो भी सेंटर के पास है, ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो भी सेंटर के पास है। तो इसीलिए फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया कहाँ से इंस्पायर्ड है? ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, ठीक है जी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश से अडॉप्ट की गई है। और इसके की फीचर्स अगर हम देखें तो क्या क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म के की फीचर्स, क्या क्या होने चाहिए? कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या हो गया? लोकसभा, लोकसभा है एक, और एक क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा को, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम है। इसमें क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर है प्लस मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ये मिनिस्टर जो है ये क्या फॉर्म करते हैं? कैबिनेट सिस्टम को, ठीक है जी। और ये अगर हम यूएसए से देखें तो ये कैसे डिफरेंट है यूएसए से? यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, देखा अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेपरेट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के दोनों सेपरेट है। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट है लेजिस्लेचर के ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशन अंडर अंडर जुडिशियल रिव्यू, अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी लॉ रूल या फिर एक्ट को एग्जामिन करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आया। इंडिया ने ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स की फॉर एग्जाम्पल अगर कभी वायलेशन होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को नल एंड वॉइड करार कर देगा, उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, ठीक है, इसको हटा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गारंटीज। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की गारंटी देता है? फंडामेंटल राइट्स की, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जुडिशियबल, जैसे मैंने बताया कि आप अगर ये वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, दीज आर नॉन जुडिशियबल, ठीक है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं, और स्टेट को ये गाइडलाइन देते हैं कि आपको किस चीज़ को मद्देनजर रख के कानून बनाने हैं कंट्री के अंदर। पर्पस क्या है? वेलफेयर वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश करना, ठीक है। वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, इसका मतलब क्या हो गया कि सोशल सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिस को सर्व करना, ठीक है जी, पॉलिटिकल जस्टिस को सर्व करना। नॉन जुडिशियबल का मतलब क्या हो गया कि सिटीजन इसे डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम, तो उसी को लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स करवा सकते हैं। सिटीजन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही इन्फोर्स करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39 में है कि इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता कि इसे रूल बनाया जाए, और ये नहीं कह सकता कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है जी। दैट इज वाई इट इज नॉट जुडिशियबल। और मेन कारण यही है कि इंडिया के पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम क्या कर सके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम इन्फोर्स कर सके, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स इज द वन ऑफ द मेन रीजन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। 4+2 6, तो देखना 6 आया आगे, मतलब जस्ट फॉर रिमेंबर, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि ये क्या पर्पस क्या है? सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। ये क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये क्या करती है? सिटीजन मतलब सिटीजन को एक कंट्री के अंदर कैसे बिहेव करना चाहिए उस चीज़ के बारे में क्या है हमारे पास? फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक फंडामेंटल ड्यूटी अगर हम देखें तो जैसे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को या नेशनल फ्लैग को और एंथम को, ठीक है।
या फिर हम देखते हैं इसमें जैसे प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। जैसे सेफ गार्ड हम देखते हैं, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हम जैसे 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 फॉर एग्जांपल अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर कोई हमारी हेरिटेज की प्रॉपर्टी है, जैसे कोई पुरानी इमारत है, तो उसपे जाके हम देखेंगे कि लोग जाके खुद अपने नाम जो है उस पे स्क्रैच करके लिखना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज आल्सो अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटी। हम अपनी उस जो धरोहर है, जो हिस्टोरिक चीज़ है, जो हमें मिली है अपने पूर्वजों से, हमें चाहिए कि हम उसे क्या करें, प्रिजर्व करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। इट इज़ आल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। उस पे गंद ना मचाएं, उस पे ना लिखें जाके, इट इज़ आल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू 18 बाई, ठीक है। जो वोट देने की एज है उसे 18 साल कर दिया गया, कब किया गया ये बताना है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद किया गया। ओरिजिनली ये कितनी थी, 21 ईयर के लोग ही वोट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, और उसमें हमने वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया। कितना किया हमने, 21 से 18 ईयर तक किया, ठीक है। आर्टिकल 326, ये याद रखना, आर्टिकल 326 क्या करता है, इलेक्शंस के लिए वोटिंग राइट्स को डिफाइन करता है, वोटिंग राइट को डिफाइन करता है, ठीक है। आर्टिकल 326 इलेक्शंस के लिए वोटिंग राइट्स को डिफाइन करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, ठीक है। 88 से याद रखना 18, ठीक है। 1988, 88 से याद रखना 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास विच अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायत, किस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी पंचायत्स को, किस अमेंडमेंट ने दी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992, ठीक है जी। 1952 जो है हमारे पास, 1992 जो है हमारे पास जो पंचायती राज को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। ये 1992 है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायती राज को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फीचर क्या क्या है, 3 टायर सिस्टम है, ये 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है, ग्राम पंचायत है, उसके बाद है हमारे पास पंचायत समिति, और उसके बाद जिला परिषद, ठीक है। रिजर्वेशन दिया गया एस सी एस टी और वुमेन को, रिजर्वेशन दी गई, कितनी, 33%। ये याद रखना, पूछा जाता है, बहुत बार देखा गया ये क्वेश्चन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ पे स्टार मार्क करने लगी हूँ। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन करवाता है, किसके, पंचायत के, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन जो होता है वो फंड एलोकेशन में हेल्प करता है। फाइनेंस कमीशन किसके लिए, फंड एलोकेशन में हेल्प करता है, ठीक है जी। फंड एलोकेशन किसके द्वारा होता है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। 3 टायर सिस्टम है, अगर मैं जल्दी से इसको सम अप करूं, 3 टायर सिस्टम है मतलब ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट हमारे पास रिजर्वेशन 33% दी गई है एस सी एस टी और वुमेन को। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है पंचायत के, और फाइनेंस कमीशन फंड एलोकेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। पंचायत 73rd, और अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज होगी वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आते हैं, कौन से, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, ठीक है जी। ये कब हुआ, 2011 में। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, इसने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पार्ट 9 बी में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी। 9 बी में क्या दी, पार्ट 9 बी में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दी। फीचर्स क्या क्या है, डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी इन फीचर्स क्या क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, हम देखते हैं, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहाँ पे, इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे अमूल की बात करें, अमूल इज आल्सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी,
ठीक है, जहाँ पे कोई एक ओनर नहीं होता बल्कि बहुत सारे किसान मिल के आते हैं, बहुत सारे लोग मिल के आते हैं और वो सभी ओनर होते हैं। वो इस हिसाब से इन्हें हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इलेक्शन होता है थ्रू मेजोरिटी वोटिंग से। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी। 73rd हमने देखा कि पंचायत के लिए है, 74th म्यूनसिपैलिटीज के लिए है। ठीक है, और ये हमारे पास राइट टू एजुकेशन का एक अमेंडमेंट है, ये हम आगे देखते हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये प्रीएम्बल है, ये जो प्रीएम्बल है ये कब अडॉप्ट किया गया? तो ये अडॉप्ट किया गया हमारे पास 26 नवंबर 1949 को। ठीक है जी। प्रीएम्बल क्या है? ये क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है जी। और इसके इस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब इसमें क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया। इन्फोर्समेंट अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे जब हुआ तो इन्फोर्समेंट डेट कॉन्स्टिट्यूशन की ये है 26 जनवरी 1950। प्रीएम्बल में हमारे पास सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मेंशन आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, हो सके तो प्रीएम्बल भी याद कर लेना। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन प्रीएम्बल सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवेर्निटी, किसकी? सोवेर्निटी ऑफ सिटीजन। ठीक है जी, सोवेर्निटी ऑफ सिटीजन मतलब क्या हो गया? सोवेर्निटी ऑफ सिटीजन के पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो डायरेक्टली सिटीजन से आती है। किससे आती है? सिटीजन से आती है, क्योंकि सिटीजन है जो चुन के नुमाइंदे भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। सो सिटीजन आर द मेन सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, जैसे मतलब डायरेक्टली मतलब क्या है? सिटीजन ही चुन के भेजते हैं, जैसे मैंने बताया। और सिटीजन क्या है? पावरफुल है सबसे ज्यादा। यहाँ पे ना कोई क्वीन है, ना कोई किंग है, बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और वो पार्लियामेंट के नुमाइंदे सिटीजन चुन के भेजते हैं, इसलिए सिटीजन आर द पावरफुल पीपल। पावर जो है जो मतलब पावर है वो किससे आती है? सिटीजन ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन पीपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 के जो अमेंडमेंट एक्ट है 42वां संशोधन, उसमें प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए? सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। SSI याद रखना, ऐसे याद रखना, तो याद रखना कि एस जो है वो 2 बार है। ठीक है जी, SSI ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी को ऐड किया था। किस गवर्नमेंट ने किया था ये भी पूछा जाता है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 3 चीजें ऐड हुई थी, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी। बिफोर 1972 अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में सिर्फ और सिर्फ था सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है जी, SDR जो थे हमारे पास, ये जो वर्ड था सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 42वें संशोधन से पहले ही ये 3 वर्ड्स थे। बाकी 3 वर्ड जो हमें 42वें संशोधन जो 1976 में किया गया उसके बाद ऐड किए गए। कौन से वर्ड है ये? रिपीट करो, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया? सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी वेलफेयर स्टेट। क्या है ये? सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है। सेक्युलर का मतलब क्या है कि क्या है? रिलीजन, रिलीजन न्यूट्रलिटी, रिलीजन न्यूट्रलिटी। ठीक है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, नो स्टेट रिलीजन, रिलीजन। ठीक है, आप देख सकते हो पाकिस्तान की हालत, अगर स्टेट का कोई रिलीजन होगा तो वो कैसे कैसे बर्बाद हो जाएगा। सो रिलीजन न्यूट्रलिटी। इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, तो हर एक इंसान को ये चाहिए कि एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करे। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि कौन सही है कौन गलत है, इट इज़ कि दूसरे की भावनाओं की भी कदर करना है ना। इंटीग्रिटी क्या हो गया कि यूनिटी ऑफ नेशन, मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ऐसे नहीं होगा कि कल कोई भी उठ के इंडिया का कोई हिस्सा किसी भी देश को ऐसे ही दे देगा, है ना। दैट इज यूनिटी ऑफ द नेशन। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई स्टेट कल को कहेगी कि मैं अलग होके एक नई कंट्री बनाने जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। दैट इज द इंटीग्रिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे यूएस में कोई भी स्टेट कल को उठ के ये बोले कि मुझे यूएस से अलग होना है तो वो हो सकती है, लेकिन इंडिया के केस में ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है जी, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ, ठीक है जी,
इंडिया जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन नहीं है, ठीक है, तोड़ नहीं सकते, ठीक है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, ठीक है जी। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने ये डिफाइन किया कि आइडेंटिटी कार्ड है प्रीएम्बल? एन ए पाल पालकी वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एन ए पालकी वाला, ठीक है। एन ए पालकी वाला एक रिनाउंड जूरिस्ट ने जो प्रीएम्बल था इन्हें डिस्क्राइब किया एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फीचर्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव है या फिर जो वैल्यूज हैं, उन्हें समराइज किया है। समराइज क्या क्या किया है? ऑब्जेक्टिव्स को समराइज किया है, जो वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की वो उस चीज़ को समराइज किया है, और जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के उस चीज़ को समराइज किया है। जैसे आईडी कार्ड होता है पर्सन का, ये बताता है कि वो कहाँ से है, क्या है, उसका नाम क्या है, एज कितनी है। उसी तरीके से प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी बताता है, ठीक है जी। इन्हें पालकी वाला ने किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन विच रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। कब? 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 1946 को दिए थे, 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। गोल क्या है इसका? गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। और बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, किस चीज़ पे बेस होना चाहिए प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे क्या थे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मेन बातें थी। मेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बताया गया? गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया? जस्टिस के बारे में, कि जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है जी। जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, जिसने अगर कुछ गलत किया तो उसको उस तरह से सजा मिलनी चाहिए। लिबर्टी, आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ कहने की, अपने व्यूज़ रखने की। और याद रखना, हमारे व्यूज़ तब तक हमारे हैं जब तक हम किसी और के व्यूज़ की या फिर किसी और की फ्रीडम की क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। विच गोज बोथ वेज। और हम देखते हैं आगे, बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या है, किस चीज़ की बिना पर प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जब कभी भी सोर्स ऑफ प्रीएम्बल पूछा जाए तो आप जवाब देंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट मैंने कुछ थोड़े से मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में। सोर्स ऑफ पावर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से ही अथॉरिटी डिराइव होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया से ही डिराइव होती है, जो नागरिक हैं वही सोर्स है पूरी की पूरी पावर का। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? सोवरन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है हमारे पास एसएसआई, ये किससे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद हमने ऐड किया, डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रीएम्बल के? जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये एज सच याद रखना। लिबर्टी किस चीज़ की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी किसकी? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है ना, ये पूरे पूरे एज इट इज प्रीएम्बल में लिखे गए। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी भी हमने रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे की डिग्निटी की भी, ठीक है जी। इसलिए आप फालतू में गाली गलौज किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे बंदे की भी डिग्निटी है। देन हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बताया था? एन ए पालकीवाला जी ने बताया था कि जो प्रीएम्बल है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। Then legal status, an integral part of the constitution as held by केशवानंद भारती, केस इन 1973 में लीगल स्टेटस इसे दिया गया, एक इंटीग्रल पार्ट है लीगल स्टेटस, ठीक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था केशवानंद भारती केस का? इसने आइडिया दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था कि आप कुछ भी अमेंडमेंट, गवर्नमेंट को कहा था कि आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन एज फॉर एज आप बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना करो, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो टाइम टू टाइम मैं डिसाइड करूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताता है? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसान का गलत यूज नहीं होना चाहिए, गलत यूज यानी कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बचाता है, किससे बचाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाता है, ठीक है। नंबर एक, हम किसी से ज़बरदस्ती क्या कर सकते हैं? मजदूरी नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते, ठीक है, ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। और हम बच्चों को
बच्चों को क्या कर सकते हैं, बच्चों से भी हम मजदूरी नहीं करवा सकते। ये सारे के सारे तीनों की तीनों चीज़ें किसमें मेंशन है, आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन की गई है। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मना है, फोर्स्ड लेबर मना है। अगर किसी को ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाएंगे तो ये इलीगल चीज़ है। ठीक है, और अगर किसी लड़की बच्चे को मतलब बेचा जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें की जाए तो वो भी क्या चीज़ है, इलीगल है। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो 24 आर्टिकल ये कहता है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हम ना तो फैक्ट्रीज में काम करवा सकते हैं और ना ही उन्हें किसी डेंजरस डेंजरस जगह पे उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, 10 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करना, मतलब 14 साल से कम जो बच्चा होगा उसे हम हैजर्डस जो फैक्ट्रीज वगैरह होगी तो वहाँ पे हम उन्हें उनसे काम नहीं करवाएंगे, छोटे बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या चीज़ें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट करता है, रिलीजियस कन्वर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर कल्चरल राइट। अभी हमने पढ़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करता है, किससे मना करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मना करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, यानी कि हम लोगों को नहीं बेच सकते। ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया कि लोगों को बेचना, हम लोगों को बेचना क्या है, इलीगल है, इसके लिए सजा मिलती है। फोर्स्ड लेबर की अगर हम बात करेंगे मतलब ज़बरदस्ती भी हम किसी से काम नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती भी हम किसी से काम नहीं करवा सकते। ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस गलत है। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्शन ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, कहाँ आता है, आर्टिकल 19 में आता है। और जो कल्चरल राइट है, ये कल्चरल राइट जो है ये आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल राइट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, विच फंडामेंटल राइट गारंटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है ये गारंटी देता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रैक्टिस या फिर प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन के बारे में हमें गारंटी देता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सिटीजन को अपना धर्म मानने की आज़ादी है और उसको प्रोफेस करने की यानी कि मानना, प्रैक्टिस करना, उस रिलीजन को फॉलो करना और प्रोपोगेट करना यानी दूसरों को बताना। क्या है कि हर सिटीजन को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। हर सिटीजन को क्या है, वो अपना धर्म मान सकता है, अपने धर्म को वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है। प्रोफेस का मतलब क्या हो गया, अपने धर्म को मान सकता है। प्रैक्टिस मतलब उस धर्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है। ठीक है जी, फॉलो करना और दूसरों को बताना। प्रोपोगेट का मतलब होता है दूसरों को बताना। ठीक है, दूसरों को बताना अपने रिलीजन के बारे में। ठीक है, 3 वर्ड्स सिंपल समझो कि प्रोफेस करना, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ बोलना, दिस इज प्रोफेस करना। प्रैक्टिस करना यानी नमाज पढ़ना, मंदिर जाना, चर्च जाना, दिस इज द प्रैक्टिस। प्रोपोगेट करना यानी अपने धर्म के बारे में बाकी सबको बताना। लेकिन हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ज़बरदस्ती किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती हम कन्वर्शन नहीं कर सकते, इट इज़ इलीगल। हम कभी भी ये काम नहीं कर सकते। ये कौन कहता है आर्टिकल 25 से 28 तक, जिसमें क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करें आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30। मैं बार बार आर्टिकल्स लिखूंगी ताकि आपको इसी वीडियो में बार बार रिवाइज हो जाए ये आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज। जो 32वां आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज के बारे में बताता है, वो क्या चीज है, दैट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर अंबेडकर जी ने ये वाली चीज बताई थी कि हमारे पास क्या है, आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, गार्जियन ऑफ द, नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा इसको। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का हक, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं तो तब हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये कहकर कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर गवर्नमेंट तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स छीन ले तो तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
हार्ट एंड सोल क्यों? क्योंकि हार्ट जो होता है वो क्या करता है, जिंदा रखता है। हार्ट ब्लड पंप करता है जिससे बॉडी के अंदर जिंदा रखता है। उसी तरीके से आर्टिकल 32 जो है हमारे पास, वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, जिंदा रखता है। फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, जिंदा रखता है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर किसी को बिना वजह जेल में डाल दिया जाए, ये राइट टू लाइफ का वायलेशन होगा, तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू, जो 38वां जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, वो क्या बताता है, वो क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट जिसको हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों का वेलफेयर देखे, लोगों का वेलफेयर देखे। ठीक है, यानी वेलफेयर का मतलब होता है लोगों की भलाई के बारे में ऐसी पॉलिसीज लाए जो लोगों की भलाई के बारे में हो, वेलफेयर हो। और सोसाइटी में इनइक्वालिटी यानी कि अनइक्वल गैप जो है लोगों में, जैसे इनकम में हो गया या किसी तरीके से हो गया, तो उसको क्या करे, कम करने की कोशिश करे। ठीक है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइजिंग इन इक्वालिटी। अब मैं इन इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए आर्टिकल 38 कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट को कहता है कि उन्हें वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोचना चाहिए, और जो इनइक्वालिटी अमीर और गरीब के बीच में, उनको कम करना चाहिए। ये किसका है, गवर्नमेंट का काम है। यानी कि सबको बराबर चांस दो, सबकी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, which article directs the state to ensure equal pay for equal work and fair distribution of resources। ठीक है जी, कौन सा आर्टिकल स्टेट को ये कहता है कि बराबर काम के लिए बराबर ही हमें पे करना चाहिए और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होनी चाहिए, कि रिसोर्स भी अच्छे से हमें क्या करने चाहिए, फेयर तरीके से यूज करने चाहिए, फेयर तरीके से यूज करने चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कहते हैं कि आर्टिकल 39 क्या कहता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 39 क्या कहता है। आर्टिकल 39 कहता है कि सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, आर्टिकल 39 कहता है कि सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। जो रिसोर्सेज है, जैसे जमीन होगी, पैसे हो गए, वेल्थ होगी, ठीक है, इसका भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी और ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब क्या हो गया कि अगर एक आदमी और एक औरत है, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के को ज्यादा और लड़की को कम सैलरी मिले, ये गलत चीज होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, आर्टिकल 39 इस बात की, हमें इस बात के बारे में बताता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि कंट्री की वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, कुछ चंद लोगों के पास वेल्थ, कंट्री की वेल्थ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ठीक है जी, मनरेगा जिसका नाम अभी चेंज करके जयराम जी कर दिया है, वो मिनिमम वेजेस होगी, लेबर लॉज हो गए, ये सब आर्टिकल 39 का आइडिया देते हैं। ठीक है जी, इनिशियली हमारे पास मनरेगा थी, MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मिनिमम वेज होगी, लेबर लॉ हो गए, लेबर लॉज हो गए। ठीक है, ये किसके बारे में हमें बताते हैं, आर्टिकल 39 के बारे में हमें बताते हैं। आर्टिकल 39 का के बारे में हमें इस बारे में बताते हैं कि आर्टिकल 39 का आइडिया क्या है। आर्टिकल 38 की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरल वेलफेयर की बात करता है, जनरल वेलफेयर वेलफेयर की बात करता है। आर्टिकल 40 जो है ये पंचायती राज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 40। और आर्टिकल 44 यानी इक्वल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात होती है आर्टिकल 44 में। ठीक है जी, इक्वल पे फॉर, ठीक है जी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि फ्री लीगल एड टू पुअर इज प्रोवाइडेड अंडर, कि गरीबों को फ्री लीगल एड देनी चाहिए, गरीब लोगों को मुफ्त में कानूनी मदद देनी चाहिए। ये आर्टिकल, ये जो चीज है, ये किस आर्टिकल में लिखी गई है, आर्टिकल 39A में लिखी गई है। ठीक है, लीगल एड का मतलब क्या हो गया कि गरीब लोगों को मुफ्त यानी फ्री कानूनी मदद मिलनी चाहिए, जैसे फ्री लायर मिलना चाहिए, यानी कि वकील
मुफ्त में मिलना चाहिए। जो कोर्ट की फीस होती है उसमें मदद मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास जस्टिस जस्टिस पाने की जो हमारे पास है, जस्टिस पाना आसान होना चाहिए उनके लिए, उनमें हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है जी। आर्टिकल 39 कहता है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि गरीब और कमज़ोर लोगों को फ्री लीगल एड मिले, फ्री लीगल हेल्प मिले, ताकि वो कोर्ट में अपना हक ले सके, ताकि वो कोर्ट में जाके अपना हक ले सके। अगर एक गरीब आदमी को केस कोर्ट में है, अगर गरीब आदमी का अगर कोई केस जो है वो कोर्ट में है और उसके पास लायर के पैसे नहीं है, वकील के करने के पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट का ये मतलब फर्ज है कि वो क्या करे, फ्री जो लायर है, फ्री लायर जो है वो क्या करे, दे किसको, उस बंदे को दे। ठीक है, ताकि वो जस्टिस ले सके। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। आर्टिकल 41 ये अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस से रिलेटेड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सिकनेस वगैरह से ये रिलेटेड है। आर्टिकल 42 की बात करें, ये मैटरनिटी रिलीफ के बारे में या फिर वर्क कंडीशंस के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 43 जो है ये वर्क वर्क ये बात करता है वर्कर्स के लिए, उनकी लिविंग वेज से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन्ड अंडर। ठीक है जी, विलेज पंचायत होनी चाहिए, ये चीज किस कानून में लिखी गई है। ठीक है जी, ये बताना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन्ड अंडर पंचायत। ठीक है जी, किस आर्टिकल के अंडर है ये आर्टिकल, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन नंबर 36 में, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब पंचायत का मतलब क्या है? पंचायत का मतलब है गांव की छोटी गवर्नमेंट, गांव की छोटी गवर्नमेंट जो है, गांव को चलाने वाली गवर्नमेंट। ठीक है, गांव के लोग अपना फैसला खुद लेते हैं। पंचायत होती है उसमें जो गांव गांव के लोग होते हैं वो अपना फैसला खुद लेते हैं। ठीक है जी। और आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट जो होती है, स्टेट गांव में विलेज पंचायत बनाएगी। ठीक है, आर्टिकल 40 क्या कहता है कि स्टेट जो होगी, स्टेट क्या करेगी, गांव के अंदर, विलेज के अंदर क्या करेगी, पंचायत बनाएगी और उन्हें उनकी पावर देगी। उनको क्या करेगी? उन्हें पावर देगी। ठीक है, ताकि गांव अपना काम खुद संभाल सके। क्योंकि किसी गांव में अगर कोई परेशानी है तो जो हमारे जो ऊपर ऊपर वाले जो लीडर्स होंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, उन्हें तो नहीं पता होगा ना कि ग्रास रूट लेवल पे किस चीज़ के बारे में कमी है या फिर किस चीज़ कौन सी चीज़ नहीं है, किस चीज़ पे काम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं जिन्हें पता है कि रियल इशू क्या है ग्राउंड लेवल पे, वो सामने आके काम कर सके, ताकि गांव अपना काम खुद संभाल सके। इसको बोलते हैं हम लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में जैसे गांव में सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, ग्राम सभा होती है, ये सब आर्टिकल 40 के अंडर आते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 40 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 41 की बात करूं मैं तो राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये सारे के सारे आर्टिकल 41 के अंदर आता है। आर्टिकल 43 ए किसके बारे में कहता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि जैसे कोई कंपनी है उसके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनसे प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम वर्कर्स ही करते हैं। और 44 जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आगे डिटेल में भी इन्हें हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का 39 में हमारे पास जिक्र आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। कहते हैं कि द प्रोविजन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंटेंट इन यूनिफॉर्म सेम आप याद रखेंगे, 44 सेम है, तो इससे आप याद रखेंगे 44। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि सब सिटीजन के लिए एक ही सिविल लॉ होना चाहिए, वो किसी भी रिलीजन का हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। हर एक के लिए जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ यानी कि मैरिज से रिलेटेड लॉ, उसके बाद डिवोर्स से रिलेटेड कोई लॉ हो, या फिर प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस से कोई रिलेटेड कोई लॉ हो, या फिर अडॉप्शन से रिलेटेड कोई लॉ हो। ठीक है, इन चार चीजों पे, मैरिज यानी शादी के रिलेटेड अगर कोई चीज है, या फिर डिवोर्स यानी कि तलाक के रिलेटेड अगर कुछ है, ठीक है, या फिर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस करने के रिलेटेड अगर कोई लॉ है, या फिर अडॉप्ट करना है किसी चाइल्ड को, तो ये सारे आते हैं सिविल लॉ के अंडर। तो इन सिविल लॉज के लिए हर एक के लिए बराबर क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, सेम कानून होना चाहिए। यही कहता है हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अभी क्या होता है, अभी इंडिया में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। जैसे हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है। उसी तरीके से आर्टिकल 44 कहता है कि फ्यूचर में एक कॉमन लॉ होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। ठीक है, एक कॉमन लॉ होना चाहिए जो सबके लिए क्या हो? बराबर हो। इसलिए आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है जी, अभी ये इंडिया में लागू नहीं हुआ है। सिर्फ गोवा इज द ओनली स्टेट जहाँ पे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का थोड़ा मिलता है, मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी स्टेट्स में किसी में भी अभी तक ये अच्छे तरीके से लागू नहीं हुआ है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम 42 की बात करें, 42 मैटरनिटी रिलीफ के रिलेटेड है, ठीक है जी, मैटरनिटी रिलीफ के रिलेटेड है, ठीक है जी, हम दो हमारे दो, है ना, ये बात होती है ना, तो इससे आप याद रखेंगे 42 इज रिलेटेड टू मैटरनिटी रिलीफ के रिलेटेड। आर्टिकल 43 बी ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर और इनइक्वालिटी के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में। और आर्टिकल 38 आप एज सच आप याद रखेंगे, ए और बी पार्ट इसका आप खुद देखेंगे अपनी बुक्स में जाके कि वो क्या कहता है, ये एज इट इज जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश इन नेचर। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, या फिर लीगल है, या फिर मैंडेटरी है, या फिर मैंडेटरी है, क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या हो गया कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप नहीं मानते, यानी कोर्ट में केस नहीं कर सकते, या फिर ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है जी। मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, एक मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, ठीक है जी। इसके लिए अगर अगर ये कोई बंदा इस चीज को फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए कोई भी लीगल पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी लीगल पनिशमेंट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे हमारे पास है नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, फर्ज है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। और अगर मतलब अगर कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं करता तो उस पर सीधा फंडामेंटल ड्यूटी के नाम पर केस नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसीलिए बोलते हैं हम ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। जस्टिसेबल कौन है, क्या है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स। जस्टिसेबल क्या है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स। इसके वायलेशन पे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लीगल का मतलब क्या हो गया, ये लॉ जैसे मतलब लॉ से कोई चीज इन्फोर्स करना, ठीक है, लॉ के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम लीगल, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब हो गया कि ये एक मॉरल ड्यूटी है, इसको हम फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी ये नहीं है, लीगल भी नहीं है, जस्टिसेबल भी नहीं है, ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है जी। मैंडेटरी नहीं है, एक मॉरल ड्यूटी है जो हमें क्या करनी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई ओनली टू, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस पे अप्लाई होती है, सिटीजन पे अप्लाई होती है, फॉरेनर्स पे अप्लाई होती है, जजेस पे अप्लाई होती है, या फिर मिनिस्टर्स पे अप्लाई होती है। तो फॉरेनर ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस पे अप्लाई होती है, सिटीजन्स पे अप्लाई होती है। सिटीजन्स की ये ड्यूटी है, सिटीजन्स का फर्ज है, नागरिक जो जो हमारे पास देश के नागरिक हैं उनका ये फर्ज है, उनकी ये ड्यूटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, ठीक है। जैसे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 6 से 14 तक क्या है, ये ड्यूटी है, ठीक है जी, ड्यूटी है। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ड्यूटी एज एडिड इन डैश अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया है कि 6 से 14 साल की एज में एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों को, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कब आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या कहता है कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया जाए, और जिसको फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल आर्टिकल 21A के अंडर, 21A के अंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आर्टिकल 21A के अंडर, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया इसको, ठीक है। पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें पढ़ाना, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ाना, ये क्या है, फर्ज है किसका, पेरेंट्स का, पेरेंट्स का फर्ज है कि उन्हें उन्हें एजुकेट किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिखा गया है। जो बाकी ऑप्शन है यहाँ पे 42nd में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, ठीक है। एजुकेशन के बारे में, इसके बारे में नहीं, इसमें हमारे पास क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, ठीक है। 44th, ठीक है, इमरजेंसी चेंजेस 44th में आते हैं। और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज इस आर्टिकल के अंडर है 51A के अंडर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई है, मतलब ये आर्टिकल सिटीजन के फर्ज बताता है कि सिटीजन की क्या ड्यूटीज है, क्या फर्ज है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, या फिर फ्रीडम जिन्होंने आज़ादी दिलाने में हमारी हेल्प की उनकी रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ये सब एक सिटीजन के फर्ज हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन 51A इज द राइट आंसर। ठीक है, 32 आप बताओ, 32 किसके रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये क्या है? जस्टिसेबल है, और इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 368 ये अमेंडमेंट प्रोसीजर है, प्रोसीजर के रिलेटेड है ये आर्टिकल, आर्टिकल 368। 44 है ना, सेम टू सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी के रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट सिविक डैश अमंग सिटीजन, सिविक डिसिप्लिन अमंग सिटीजन, नॉट फ्रीडम, नॉट इक्वालिटी, नॉट जस्टिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिविक का मतलब क्या होता है कि समाज और देश के रिलेटेड सिटीजन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, समाज और देश के रिलेटेड, समाज और देश के रिलेटेड सिटीजन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम कहीं भी गंद नहीं फेंक सकते हैं, ये सिविक सेंस में काउंट होता है कि सिविक सेंस हमारा सही नहीं है अगर हम इसी तरह से कूड़ा करकट उठा के बाहर फेंकेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया? डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि रूल फॉलो करना, रूल फॉलो करना, रूल फॉलो करना। ठीक है, जैसे लाइन में रहना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, कूड़े को कूड़ेदान में डालना, यानी डस्टबिन में डालना, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? सिविक सेंस में आती हैं। ठीक है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या प्रमोट करता है? सिविक डिसिप्लिन को प्रमोट करता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करो, इन्वायरमेंट को बचाओ, है ना। उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाओ ना। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उस पर जाके नाम लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। यूनिटी बनाए रखना, ठीक है जी, अखंडता बनाए रखना देश की। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है, डिसिप्लिन में आती है। ठीक है, अगर सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे या फिर पब्लिक प्लेसेस को सेफ रखेंगे तो क्या होगा? डिसिप्लिन होगा और कंट्री और अच्छे से चल पाएगी। फ्रीडम नहीं है, क्योंकि फ्रीडम जो है फंडामेंटल राइट से आती है। इक्वालिटी जो है हमारे पास आर्टिकल 14 आपने पढ़ा है, हमने देखा है शुरू में। उसके बाद जस्टिस आता है कोर्ट से मिलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सो ये चीजें हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं कि टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ड्यूटी। ठीक है, ये किस ड्यूटी के बारे में बताता है? ठीक है, आंसर है हमारे पास अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोट हार्मनी, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, डिफेंड कंट्री नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हर सिटीजन का फर्ज है, हर सिटीजन का फर्ज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करे, और देश के इंस्टीट्यूशंस, जैसे देश के इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट कोर्ट्स की रिस्पेक्ट करे। ठीक है जी, ये किस में आता है हमारे पास? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, मानना किसी चीज को। ठीक है, मानना। अबाइड का मतलब क्या होता है? मानना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करो, देश के सिंबल्स को अपनाना। ठीक है, इंसल्ट नहीं करना उन चीजों की। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, दिस स्टेटमेंट्स रेफर टू द फंडामेंटल ड्यूटी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे ऑप्शन ए हमारे पास प्रमोट हार्मनी, तो ये यूनिटी और ब्रदरहुड से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिटी एंड ब्रदरहुड, यानी कि अगर ऑप्शन में हमारे पास यूनिटी और ब्रदरहुड के रिलेटेड ये लाइन होती है, हमारे पास ये सेंटेंस होता, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि प्रमोट हार्मनी के बारे में बात है। डिफेंड कंट्री, जैसे आर्मी डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती तो वो डिफेंड कंट्री के रिलेटेड होती, या फिर पेड़ पौधों के रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती तो वो रिलेटेड होती प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट के रिलेटेड होती। फ्लैग प्लस एंथम है तो इसलिए फर्ज है तिरंगा, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा।
अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल। लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने की जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट के बीच के अंदर, तो वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? 245 से 255 के बीच में आता है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया? लॉ बनाना, कानून बनाना, लॉ बनाना। ठीक है। रिलेशंस, सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है, ये सब किस में आते हैं? आर्टिकल 245 से 255 के बीच में आते हैं। इन आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है? इन आर्टिकल्स में लिखा गया है कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि इस पे सेंटर ही लॉ बना सकता है, सेंटर लॉ बनाएगा, सेंटर लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगी, स्टेट लॉ बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर, दोनों बोथ दोनों मिलकर क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे। जैसे डिफेंस है, डिफेंस क्या है? एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है। पुलिस, पुलिस क्या है? एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उस पर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है। और एजुकेशन, एजुकेशन याद रखना, एजुकेशन क्या है? एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो इस पे बोथ सेंटर एंड स्टेट मिलकर लॉ बना सकती है। ठीक है। आर्टिकल 256 से 263 ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताता है हमें। उसके बाद आर्टिकल 268 से 293 ये फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बताता है। और हमारे पास 256 से 360 के बीच में ये इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हमें बताता है। ठीक है। आई होप अच्छे से रिवाइज भी आपका हो रहा है चीजें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रेजिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद द, ठीक है, जो रेजिडुअल पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके अंदर आती है? वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है जी। रेजिडुअल पावर क्या हो गए? ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो यूनियन लिस्ट के अंदर है, जो ना तो यूनियन लिस्ट के अंदर है, ना तो स्टेट लिस्ट के अंदर है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में उनका मेंशन है। वो वाले सब्जेक्ट जो इन तीनों में नहीं आते, वो सारे के सारे, वो सारी चीजें जो हमारे पास इन तीनों में नहीं आती, वो सारे टॉपिक्स हम किस में लिखते हैं? रेजिडुअल पावर्स में लिखते हैं। ठीक है। जो नए टॉपिक्स है जो फ्यूचर में आएंगे, जैसे इंटरनेट हो गया, जैसे इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पहले नहीं था, इंटरनेट हो गया, साइबर लॉज हो गए, साइबर लॉज हो गए, ठीक है, जैसे ये लॉज हो गए। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, ये जो चीजें हैं, किस में हम लिखेंगे? रेजिडुअल पावर के अंडर लिखेंगे। तो रेजिडुअल पावर जो होगी वो उस पे लॉज अगर कल को बनाने होंगे तो कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। पहले टाइम में मोबाइल फोन इंटरनेट नहीं होते थे, जैसे मैंने आपको बताया, और बाद में ये नए सब्जेक्ट आए, तो लॉ के रिलेटेड तब इन चीजों का मेंशन नहीं था किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ना तो यूनियन लिस्ट के अंदर, ना स्टेट के अंदर, ना कॉन्करेंट के अंदर। तो हमने फिर उन सब्जेक्ट को एक रेजिड्यूरी पावर के अंदर रखा, तो उन पे लॉ कौन बनाएगा? यूनियन ही बनाएगी। ये याद रखना, यूनियन बनाती है, सेंटर बनाती है रेजिड्यूल पावर के ऊपर। ठीक है जी। स्टेट्स, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यूएसए में स्टेट्स के पास होती है ये पावर। ठीक है। किसी भी रेजिडुअल सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो यूएसए में बाकी जो स्टेट्स होती है उन पे होती है। ठीक है जी। बाकी लोकल बॉडीज है ना, ये भी नहीं करते, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 256 से 263। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है, 256 से 263 क्वेश्चन नंबर 46 में, ऑप्शन ए में मैंने बताया है आपको। ठीक है। ठीक है। आर्टिकल 256 से 263। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी काम चलाना, गवर्नमेंट चलाना। रिलेशनशिप मतलब हो गया कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम कैसे करेंगे, इसके बारे में बताना। ये सब की सब चीजें किस में होती हैं? आर्टिकल 256 से 263 में लिखी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन आर्टिकल्स में क्या होता है कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देती है। इन स्टेट में जो सेंटर होती है वो स्टेट्स को डायरेक्शन देती है कि किस कैसे काम करना है, क्या करना है। ठीक है। स्टेट सेंटर के लॉज फॉलो करती है, स्टेट क्या करती है? सेंटर के लॉज को फॉलो करती है। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज का कंट्रोल, जैसे हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज का कंट्रोल वगैरह। ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास, इन आर्टिकल्स में इन चीजों के बारे में बातचीत होती है। नेक्स्ट हमारे पास 245 से 255, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये बात करता है हमारे पास लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है। 268 से 293 जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स के बारे में।
फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है, और 252 से 260 ये इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज मेनली रिकमेंडेड बाय, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू का, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बारे में, ये कौन रेकमेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका है। तो कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बताया, पैसे के बारे में बातचीत, ठीक है जी, पैसा होगा तो काम होगा, पैसे के बारे में बातचीत, पैसे के बारे में बातचीत, क्या बातचीत? टैक्स के बारे में, टैक्स, टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा, या फिर इनकम टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, ये फाइनेंस कमीशन देखता है। ये क्या कौन देखता है? फाइनेंस कमीशन देखता है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? डिसाइड करता है कि सेंटर को कितना पैसा मिलना चाहिए, सेंटर को कितना पैसा मिलना चाहिए, स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी, कौन सी स्टेट को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, कौन सी स्टेट को कम पैसा मिलना चाहिए, कौन सी स्टेट को हेल्प चाहिए, कौन सी स्टेट को नहीं चाहिए। ये कमीशन साल में 5 साल में एक बार हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, 5 साल में एक बार बनाया जाता है ये वाला, और ये सारी चीजें होती है फाइनेंस कमीशन। और आर्टिकल 280 ये याद रखना, इसके रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है। प्लानिंग कमीशन, जैसे अब नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके अब नीति आयोग आ गया है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सी नई बॉडी आई है, ठीक है। यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स कराती है, मेरिट सिस्टम के बारे में ये देखती है। तो पैसे के बारे में कौन देखता है? फाइनेंस कमीशन देखता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, अंडर आर्टिकल डैश प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट, किस आर्टिकल के रिलेटेड प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट के अंदर लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के अंडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाए, जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो जाए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का बिगड़ जाए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना हो, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं होगा तो तब आर्टिकल 356 वहां पे लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? 356 लगेगा, यानी प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल लगेगा मतलब सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा, और गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फिर क्या करेंगे? उस स्टेट को चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में है। उसके बाद 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है, और आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है, 263 काउंसिल, ठीक है। अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखती हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है हमें? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमें किसके बारे में बताता है? ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में लिखा गया है कि इंडिया में प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा, प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होगा, और ये बात डायरेक्टली आर्टिकल 52 में लिखी गई है। आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर नंबर 1, और ये क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए कंट्री का, ठीक है। कोई भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 50, अगर मैं आपको लाइन बताऊं कि क्या लाइन लिखी गई है, आर्टिकल 52 लिखता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, पी इज कैपिटल, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 51 की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 51 ये हमें इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 जो है ये इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स से रिलेटेड है, और आर्टिकल 54 बताता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताता है, ठीक है जनाब। नेक्स्ट देखते हैं हम, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन की, वो कहाँ है? यूनियन की वो प्रेसिडेंट के हाथों में है। किस आर्टिकल में ये चीज मेंशन की गई है? आर्टिकल 53 में मेंशन की गई है। अभी मैंने आपको पावर के बारे में बताया था, उधर लिखा नहीं क्योंकि नीचे क्वेश्चन था वैसा ही। तो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या हो गया? कि गवर्नमेंट चलाने की पावर, ऑर्डर देना, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना, दिस आर द एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 53 कहता है कि यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है जी। 53 कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होती है,
बट पार्शली पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज करती है। प्रेसिडेंट उनके एडवाइस पर काम करता है, ठीक है। पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस पे, एड इन एडवाइस पे क्या करता है, जो है एक्ट करता है और मतलब कानून बनाता है, ठीक है जी, काम करता है वैसे ही ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है जी। आर्टिकल 52 ऑफिस के बारे में सिंपल बताता है कि एक पोस्ट होनी चाहिए जिसका नाम प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शंस के बारे में बताता है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है, इस क्वेश्चन में देखा। और आर्टिकल 55 जो है हमारे पास इलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताता है। 54 कहता है कि इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, और 55 बताता है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। आर्टिकल 53 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, ठीक है जी, इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या हुआ, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इस ग्रुप में हमारे पास क्या आते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, देन राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है जी। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हो गया कि लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आगे, ठीक है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आगे, उसके बाद हमारे पास राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आगे, और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स आगे। ये तीनों के तीनों मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। लोग सीधा प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, प्रेसिडेंट का इलेक्शन पब्लिक इलेक्शन नहीं होता, याद रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम एमपीज और एमएलएज को वोट देते हैं, और एमपीज और एमएलएज मिलकर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं फिर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एमपी और एमएलए चुनते हैं, पीपल जो है वो एमपीज और एमएलएज को चुनते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको वोट देकर हम चुन के भेजते हैं इन लोगों को। ये लोग फिर आगे जाके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को वोट देते हैं और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज डैश ईयर। प्रेसिडेंट की टर्म कितने साल की होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 56 के अंडर ये चीज आती है, ये लिखी गई है। टर्म मतलब क्या हो गया कि कितने साल तक प्रेसिडेंट का पोस्ट रहेगा, तो वो कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा, ठीक है जी। प्रेसिडेंट 5 साल के बाद क्या, उसके बाद क्या होगा, 5 साल के बाद होगा दोबारा इलेक्शन होगा, इलेक्शन हो सकता है, फिर वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, फिर आगे इलेक्शन के बाद जो जीतेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है जी। कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कितनी बार बन सकते हैं, ठीक है। एक मतलब अगर प्रेसिडेंट अगर कोई बना है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो एक बार बना है तो वो जितनी बार मर्जी वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। यूएसए वाला केस नहीं है जो सिर्फ क्या 2 बार ही बन सकते हैं। यूएसए के केस में सिर्फ 2 ही बार कोई बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया के केस में अनलिमिटेड टाइम आप क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट इज डैश ईयर्स। कितने साल की मिनिमम एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। कहाँ लिखा गया ये, आर्टिकल 58 के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हम देखते हैं यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सबसे पहली बात इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड, 35 साल एज होनी चाहिए, 35 साल एज होनी चाहिए, ईयर लिखना चाहिए ना, 35 साल ईयर होनी मतलब एज होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए, ठीक है जी। लोकसभा मेंबर बनने के लायक होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल एज चाहिए होती है, वैसे ही प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे पास 35 साल एज चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 61 के अंदर। इम्पीचमेंट का मतलब क्या हो गया कि प्रेसिडेंट को हटाने की का जो प्रोसेस है, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे तो प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस, ठीक है जी। और आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के दोनों
जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मिलके प्रोसेस करते हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल 61 में लिखा गया है, आर्टिकल 61 में लिखा गया है। 60 किसके बारे में बताता है? ओथ के रिलेटेड है, ओथ के रिलेटेड है, ठीक है जी। उसके बाद वैकेंसी के रिलेटेड, अगर वैकेंसी फिलिंग के रिलेटेड होगा तो वो आर्टिकल 62 के अंडर होगा। 72 पार्डन पावर, पावर के रिलेटेड आर्टिकल 72 है। I'm just giving you hint, तो आप उससे देखेंगे। This video is for the revision purpose only, ठीक है। Which article of the Constitution establishes the Council of Minister with the Prime Minister as its head? Article 74 कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि Council of Minister with Prime Minister as head, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर प्लस सब मिनिस्टर, जैसे होम, फाइनेंस, डिफेंस मिनिस्टर, उन सबको मिला के हम बनाते हैं क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये लोग मिलके कंट्री का काम करते हैं। होम मिनिस्टर अलग डिपार्टमेंट देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर मनी के रिलेटेड काम देखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर अलग काम देखेंगे। तो ये सारे के सारे आर्टिकल 74 के अंडर लिखा गया है, ठीक है जी। 74 क्या बोलता है आर्टिकल? ठीक है, 74 ये बोलता है प्रेसिडेंट के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम प्रेसिडेंट जो होंगे इनकी एडवाइस पर काम करेंगे। आर्टिकल 74 क्या कहता है? तीन चीजें कहता है, तीन चीजें क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका हेड जो होगा वो पीएम होगा, और इनकी एड और एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ नाम के तौर पर पावर दी गई है प्रेसिडेंट के हाथ में, असली पावर हमारी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में, ठीक है जी। मतलब पावर प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, पर डिसीजन जो है वो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, 78 पीएम की ड्यूटीज क्या क्या है, और 80 क्या कहता है कि राज्यसभा के रिलेटेड है। ये राज्यसभा के रिलेटेड आर्टिकल, पीएम की ड्यूटीज के रिलेटेड है ये वाला आर्टिकल, थोड़ा आइडिया रखना आप, ठीक है। और हम बहुत अच्छे से पार्लियामेंट भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। पीएम को कौन अपॉइंट करता है? पीएम को प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उस लीडर को पीएम बनाता है जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होगी। जिसके पास क्या होगी? लोकसभा में मेजोरिटी होगी, ठीक है जी। जिसके पास लोकसभा मेजोरिटी होगी तो उसी को प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्राइम पीएम बनाएंगे। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, बाकी मिनिस्टर्स पीएम की एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं। बाकी मिनिस्टर जो होते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा, 75 कहता है कि जो पीएम होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है जी। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, और फिर बाकी मिनिस्टर्स जो अदर मिनिस्टर्स हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, उन्हें वो पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं, ठीक है जी। ये याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, आर्टिकल 78 डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग, ठीक है जी। आर्टिकल 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बताता है। तो ड्यूटीज क्या? कम्युनिकेटिंग डिसीजंस एंड प्रपोजल्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। आर्टिकल 78 में क्या लिखा गया है कि पीएम का काम है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देना, पीएम को मतलब कम्युनिकेट डिसीजन, पीएम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देना, गवर्नमेंट के डिसीजंस और प्रपोजल के बारे में बात करना, ठीक है जी। गवर्नमेंट के डिसीजंस और प्रपोजल के बारे में बात करना, और पीएम इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट अपडेटेड रहे, क्या चल रहा है देश में, ये सारी बातें कौन प्रेसिडेंट को बताता है? प्राइम मिनिस्टर बताता है, ठीक है। एडवाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये पीएम का काम नहीं है। कंडक्टिंग इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। कंडक्टिंग इलेक्शन, कंट्रोलिंग फाइनेंस कमीशन, ये अलग अथॉरिटी है, ठीक है। ये टोटली डिफरेंट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि 7 दिन में 8 रिपोर्ट्स जो हैं, 8 रिपोर्ट्स पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को देता है, बताता है कि क्या है क्या। आई एम जस्ट राइटिंग टू एनालॉजी बिठाने के लिए, ताकि आपको याद रहे। 7 दिन में 8 रिपोर्ट्स, जस्ट टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इफ नॉट मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन डैश मंथ्स। कहते हैं कि पीएम जो होता है प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होता है? मेंबर होना चाहिए किसी भी हाउस का, लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी भी मेंबर का हाउस होना चाहिए, किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, इधर लोकसभा राज्यसभा। इफ नॉट, अगर नहीं होगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं? मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में उसे इलेक्ट कर, उसे चुनकर आना ही होगा, ठीक है जी। क्या रूल है ये? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पीएम को लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, पीएम को लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए।
अगर वो अभी मेंबर नहीं है, अगर वो अभी मेंबर नहीं है तो उसके पास कितने 6 माह होंगे, 6 मंथ्स होंगे। 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें उसे क्या करना है, इलेक्शन जीतकर मेंबर बनना है, इलेक्शन जीतकर मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है जी, ये है पीएम को 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट ज्वाइन करने की डेटरी चीज है मतलब। ठीक है जी, 6 मंथ इज द राइट आंसर। बस दोस्तों, यहाँ था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। पार्ट 2 में हम बाकी के की टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाएगा। टू इंश्योर आपको नेक्स्ट अपडेट मिस ना हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाओ लर्न विद मीज़ो को। और अगर आप फ्री पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हो तो ज्वाइन करो लर्न विद मीज़ो टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिमेंबर स्मार्ट पढ़ाई प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। सी यू इन द पार्ट सेकंड विद मोर इजी एंड सिंपल पॉलिटी लर्निंग। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।